वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के हमारे इस यूट्यूब चैनल को। लेखपाल का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें आज जो है आपका टेस्ट नंबर 7 है। सो इस टेस्ट को कंप्लीट लगाइए और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहला काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये है आप बीती, आत्मनिर्भर, शरणागत, मुनिश्रेष्ठ, ये जो शब्द हैं इसमें कौन सा समास है, किस प्रकार का समास है। अब ये आपका अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है या फिर संप्रदान तत्पुरुष है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका थर्ड वन, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष है यहाँ पर। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या होती है, में या फिर पर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है मृत्युंजय, ये जो शब्द है इसमें किस प्रकार का समास है। अब ये उपपद तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, लुप्तपद तत्पुरुष है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका अलुक तत्पुरुष समास है मृत्युंजय में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक तरफ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ दिए हैं पर्यायवाची और आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला गणेश का लंबोदर एकदम सही है, ये गणेश का पर्यायवाची शब्द है। वहीं गंगा की बात करें तो कालंदी, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि कालंदी किसका है, यमुना का एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, वहीं अगर गंगा की बात करें तो गंगा के जो पर्यायवाची हैं इसमें आपका जाह्नवी हो गया, देवनदी हो गया, सुरसरित हो गया या फिर आपका मतलब इस तरीके से और कई सारे इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। बट कालंदी की बात करें तो कालंदी गंगा का नहीं है, किसका है, यमुना का। वहीं यमुना का एक पर्यायवाची सूर्यतनया भी होता है, ये भी यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर गधा की बात करें धूसर दिया है, ये भी यहाँ पर सही है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, सेकेंड वन, क्योंकि हमें चुनना था यहाँ पर इनकरेक्ट वाला। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है इसमें बात करी गई है, एक तरफ आपको शब्द दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसका विलोम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित है। तो पहले अगर हम बात करें अमर, तो इसका दे रखा है मृत्यु, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि इसका क्या होना चाहिए था यहाँ पर मर्त्य, ये यहाँ पर इसका सही होगा। वहीं दूसरा दे रखा है आपका तिमिर, इसका यहाँ पर दिया है किरण, ये भी यहाँ पर गलत है क्योंकि तिमिर का क्या होता है आपका आलोक। ठीक है, याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर नेक्स्ट की बात करें तो वही रंग, वही रंग का क्या होता है आपका चतुरंग, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है वही रंग का चतुरंग, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि वही रंग का क्या होता है अंतरंग। ठीक है, वही रंग का क्या होगा अंतरंग। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें उक्त का अनुक्त, ये यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा आपका फोर्थ वन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है इसमें बात करी गई है कि निम्न में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला दे रखा है मकड़ी और इसका यहाँ पर कहते हैं मकटक। ठीक है, तो यही यहाँ पर गलत है क्योंकि ये होना क्या चाहिए था मर्टक, ये होना चाहिए था। ठीक है, जो कि यहाँ पर गलत है। तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। बाकी ऊन का ऊर्ण होता है, याद रखना है आपको। आलू की बात करें तो आलूक होता है और पान का तांबुल होता है, ये तीनों भी याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है ये आपका निसंतान, इसमें कौन सी संधि है। अब ये विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या फिर ये आपका यण संधि है या फिर अयादि। तो सही आंसर क्या होगा विसर्ग संधि। ठीक है, अब निसंतान को अगर हम संधि विच्छेद करें इसका तो कैसा हो जाएगा नी विसर्ग प्लस संतान। ठीक है, हो सकता है आपको संधि विच्छेद करने को एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है यश विसर्ग दा, इसका जो संधि युक्त पद होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा आपका यशोदा, यानी कि थर्ड वन जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ये बीच की दिशा जो है ये वाक्य के लिए मतलब क्या यूज होगा, कौन सा शब्द है जो इस बात को डिनोट करेगा कि पूर्व और उत्तर की दिशा मतलब के बीच की दिशा को कौन सा यहाँ पर वर्ड डिनोट करेगा। अब ये आपका वायव्य है, ईशान है, नैऋत्य है या फिर ये आग्नेय है। तो सही आंसर क्या होगा ईशान। ठीक है, ईशान यहाँ पर सही होगा जो कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को डिनोट करता है, ईशान बोलते हैं उसको। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसमें बात करी गई जीतने की इच्छा रखने वाला, ये जो
एक वाक्य है, इसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? जिज्ञासा होगा, जिगरीशा होगा, जिजीविषा होगा, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? जिगरीशा। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जिजीविषा जो है ये किस वाक्य के लिए यूज होता है। ऐसे ही जिज्ञासा का भी बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि ये किसके लिए यूज होता है। इसके बाद अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है कि सांप छुछुंदर की हालत। अब ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भाई छिपना है, दुविधा है, डरना है, या फिर हार मान लेना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? वो है दुविधा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि तन पर नहीं लता, पान खाएं अलबत्ता। ये जो मुहावरा है, ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? गरीबी और लाचारी होना, झूठी रहीसी दिखाना, गरीबी होने पर पान खाना, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? झूठी रहीसी दिखाना। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए दोस्तों। अगर आपको ये वाला टेस्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस टेस्ट नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे ये टेस्ट आपकी प्रिपरेशन में। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर आपकी तैयारी जो है वो कमज़ोर पड़ रही है। तो इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद इस वाले टेस्ट को आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, दूसरा जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए। और तीसरा काम एक और करिएगा कि जहाँ भी सोशल मीडिया पर आप हैं, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे व्हाट्सएप हो गया, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो गया, या फिर ट्विटर हो गया, जहाँ कहीं भी हैं, तो हर जगह इस चैनल के लिंक को या फिर इस वाले टेस्ट के लिंक को ज़रूर शेयर करिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोग ये काम ज़रूर करेंगे अगर आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा है तो। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है आपका तोता चश्मी करना। अब ये जो मुहावरा है, अच्छा लास्ट वाले का आंसर आई थिंक एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। इसका क्या होगा? झूठी रहीसी दिखाना। ठीक है, लास्ट वाला, यानी कि जो ये वाला आपका क्वेश्चन था कि तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झूठी रहीसी दिखाना। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है आपका तोता चश्मी करना। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? तोतों को चश्मा पहनाना, कृतघ्न होना, दिखावटी होना, या फिर दिमाग खराब होना। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सेकंड वन, यानी कि कृतघ्न होना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये कौन सा है? ये इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा ईर्ष्या के लिए सही होगा। तो फोर्थ वन जो है वो यहाँ पर वर्तनी के रूप में एकदम सही दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा वर्तनी वाले क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हो जाते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। और ये वाले क्वेश्चन जो मैं टेस्ट में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला है आपका कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें। ठीक है, अब ये आच्छादन है, कृतकृत्य है, ऐश्वर्य है, या फिर उर्मिला। तो सही आंसर क्या होगा आपका? थर्ड वन, क्योंकि इसकी वर्तनी कैसी है? अशुद्ध है। इसको लिखा कैसे जाएगा? ऐश्वर्य, ये इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा उभयलिंग नहीं है। अब कौन सा नहीं है? ये सहाय है, विनय है, विधि है, या फिर हानि। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? हानि। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें बात करी गई है कि निम्न में से कौन सा बहुवचन है। अब ये हवा है, वर्षा है, हस्ताक्षर है, या फिर बाह है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर कैसा है? एक बहुवचन शब्द है। इसके बाद अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बात करेगी मोहन घर से दुकान गया। इसमें कारक कौन सा है? अपादान कारक है, करण है, अधिकरण है, या फिर संबंध। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? अपादान कारक, कि मोहन घर से दुकान गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है जिसके पेट में माँ ने रस्सी या फिर दाम बांध दी हो, उसके लिए जो एक शब्द आएगा वो क्या आएगा? दामाद आएगा, दामू आएगा, दामोदर आएगा, या फिर ये दाक्षु आएगा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? थर्ड वन, यानी कि दामोदर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ये है आपका दीठी। ये जो है शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? ये तो तद्भव है। ठीक है, अब ये दृष्टि होगा, दक्षिण होगा, दाहिना होगा, या फिर दाम। तो सही आंसर क्या होगा आपका? दृष्टि। ठीक है, याद रखिएगा ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कोयल।
इसमें आपको बताना है कि इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, अब ये सिंह है, सारंग है, कामदेव है या फिर हनुमान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सारंग। किसका? कोयल। ठीक है, कोयल किसका एक पर्यायवाची शब्द है? सारंग का। ठीक है, इसके बाद अब आगे हम चलें तो ये देखिए एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। स्क्रीन को पॉज करिए और एक बार इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करिए। ठीक है, पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा है, सो बी पेशेंट। पहले आप स्क्रीन को पॉज करेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो 3 पेज का पैराग्राफ है। आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेगा। हो सकता है पैराग्राफ थोड़ा छोटा मिल जाए, लेकिन इनकेस अगर पैराग्राफ छोटा मिलता है तो उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम मिलेंगे। ठीक है, सो ये कंप्लीट पैराग्राफ है। आई होप कि आपने इसको पॉज करके पूरा रीड करा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चंस आते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड के किस जनपद का गांव जखनी एक जलग्राम के रूप में उभरा है? अब ये बहराइच है, बांदा है, मथुरा है या फिर आगरा? तो अगर आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएगा कि जखनी गांव ये कहाँ का है? बांदा का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जल की कमी निम्न में से किस प्रकार से समाज को प्रभावित करती है? अब ये बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है या फिर कामकाजी वर्ग का विशेषता पलायन होने लगता है या फिर सूखे की वजह से कृषि कार्य में लगे लोगों को आर्थिक परेशानियां उनकी बढ़ जाती हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब गद्यांश को अगर आप एक बार प्रॉपरली देख लेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये टिपिकल नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बुंदेलखंड के बांदा जनपद के जखनी गांव में खेत में जल संरक्षण के लिए अपनाई गई मेड़ विधि के लिए आर्थिक सहयोग किसने दिया? अब ये राज्य सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया, जल शक्ति मंत्रालय ने दिया या फिर इसमें से कोई नहीं? तो अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये जो जखनी गांव है यहाँ के लोगों ने परंपरागत जो तरीका था मेड़ विधि वाला, ठीक है, उसको अपनाकर इन्होंने जल संरक्षण किया है, वर्षा जल का। ठीक है, उन्होंने किसी से कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लगाया। सिर्फ जो हमारा परंपरा चली आ रही थी किस तरीके से हम पानी को वो करें, प्रिजर्व करें, तो उसी तरीके को इन्होंने अपनाया है। अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर इसको पढ़िएगा। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें बात करी है कि निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब ये आर्क है, दिनमणि है, चांडशु है या फिर कलत्र? तो कलत्र जो है वो आपका सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब सूर्य का नहीं है तो किसका है फिर? ये स्त्री का एक पर्यायवाची शब्द है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आखर। अब जो आखर शब्द है इसका तत्सम रूप कौन सा है? अब ये अक्षी है, अक्षर है, आपका अम्ब है या फिर अध है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? सेकंड वन यानी कि अक्षर। आखर जो है इसका तत्सम रूप क्या होगा? अक्षर। इसके साथ ही हिंदी वाला पोर्शन यहाँ पर एंड हो रहा है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है उस पर चलते हैं। अगला यहाँ पर जो सेक्शन है या फिर जो पोर्शन है वो किसका है? आपका जनरल नॉलेज का। तो यहाँ पर करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ कि हाल ही में यूएस जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? यानी कि रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट टाइटल। ठीक है, तो अब ये आपका अंजलि जिंदल है, पुष्पा चौधरी हैं, पायल नायक हैं या फिर अनाहत सिंह हैं? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 4th वन यानी कि अनाहत सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अब ये यूगो कोवायशी हैं, कादम्बिनी श्रीकांत हैं, आयन कीन हैं या फिर ये ताकुरो हॉकी हैं? तो सही आंसर क्या होगा आपका? आयन कीन। इन्होंने जीता BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का खिताब एकल में। ठीक है, पुरुष एकल में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? यानी कि ऑन हुज बर्थडे नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया ऑन 23 दिसंबर। ठीक है, अब ये आपका शंकर दयाल शर्मा है, नीलम संजीव रेड्डी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? चौधरी चरण सिंह। ठीक है,
अब इनके बारे में आपने सुना भी होगा, बहुत बड़े किसान नेता थे ये, ठीक है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि हाल ही में गैब्रियल बोरिक ये किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? अब ये पेरू है, अर्जेंटीना है, चिली है या फिर वेनेजुएला? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? थर्ड वन यानी कि चिली। इसके बाद चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से किसे पेटा इंडिया 2021 द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर इसके लिए चुना गया? अब ये आपका दिया मिर्जा है, कृति सेनन है, आलिया भट्ट है या फिर विद्या बालन? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? आलिया भट्ट, यानी कि जो थर्ड वन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात करी गई है आपसे कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था? यानी कि जो पोर्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो कौन सी है? कोटडीजी है, लोथल है, धौलावीरा है या फिर ये काली बंगन है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी वो सिटी है जो कि पोर्ट सिटी थी। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? लोथल, ठीक है, लोथल यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है आपका, गोमतेश्वर की मूर्ति इसका निर्माण निम्न में से किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया? अब ये कुषाण वंश है, गंग वंश है, मौर्य वंश है या फिर गुप्त वंश है? तो यहाँ पर इसको आपको याद रखना है कि मैसूर के जो ये गंग वंश के शासक थे इनका एक मंत्री था, उसका नाम था चामुंड, ठीक है। तो ये जो मंत्री था इसके द्वारा कर्नाटक में श्रावणबेल गोला में इसका निर्माण कराया गया था गोमतेश्वर की मूर्ति का। वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़रूर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किसके समकालीन थे? अब ये राणा प्रताप है, जहांगीर है, बलबन है या फिर मोहम्मद गौरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अगर देखिए यहाँ पर अकबर भी दिया होता तो अकबर के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास, और अगर अकबर के समकालीन थे तो राणा प्रताप के भी समकालीन थे। तो अगर यहाँ पर राणा प्रताप हो या फिर अकबर हो, दोनों ही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास कंटेम्पोरेरी थे अकबर के भी और राणा प्रताप के भी, मतलब ये तीनों ही एक ही टाइम के व्यक्तित्व हैं। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि 1854 ईस्वी में शिक्षा संबंधी जो वुड डिस्पैच आया इसके लिए, मतलब ये जो लागू करा गया किसके टाइम ड्यूरेशन में करा गया या फिर किसके शासनकाल में? अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस है, लॉर्ड कैनिंग है, डलहौजी है, हार्डिंग है या फिर एलेनबरो? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? लॉर्ड डलहौजी, यानी कि सेकेंड वन जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से किसके द्वारा मेवाड़ भील आंदोलन इसको चलाया गया? अब ये सरदार पटेल हैं, मोतीलाल तेजावत हैं, चितरंजन दास हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मोतीलाल तेजावत, ठीक है, इनके द्वारा इसको चलाया गया था मेवाड़ भील आंदोलन को। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, भगत सिंह के द्वारा किस वर्ष दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका गठन किया गया? ये 1926 है, 27 है, 28 है या फिर 29? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 1928, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु रहे? अब ये यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शंस में आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्वामी विवेकानंद, देशबंधु, चितरंजन दास या फिर यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख सही आंसर होगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, थर्ड वन जो है यानी कि देशबंधु चितरंजन दास वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है ये आपका चटगांव शस्त्रागार लूट इसको निम्न में से किस क्रांतिकारी ने अंजाम दिया? ये सचेंद्र नाथ हैं या फिर राजेंद्र लहड़ी या फिर सूर्यसेन या फिर अरविंद घोष? तो इसमें से किसने इस मतलब लूटकांड को, चटगांव शस्त्रागार लूटकांड को अंजाम दिया था? और इसकी अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था? 18 अप्रैल। इसका डेट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। 1930, ठीक है, 1930 में, और सूर्यसेन ने इसको अंजाम दिया था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लेखपाल और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो पेड कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है उसको परचेज करने के लिए आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर का ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स को परचेस करिए, क्योंकि इससे आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है और एंड आई होप कि आपको जरूर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए परीक्षा में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से इसको परचेस करिए और उसके बाद जो है आप ये जो वीडियोस आ रहे हैं इनको जरूर देखिए, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, इसको भी जरूर परफॉर्म करके देखिए, ठीक है। और अगर आप परचेज नहीं कर सकते, इतना मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी ज्ञान सर ने यहाँ पर एक फ्री इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये ऊपर वाला लिंक आपका लेखपाल के लिए है और नीचे वाला आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए है। अब इनको सिर्फ आप ज्वाइन मत करिएगा, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्टिव मेंबर यहां पर बनिएगा, पैसिव मेंबर मत बनिएगा। मतलब सिंपली ये मत करिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया बस बात खत्म हो गई। डेली जो यहां पर क्विज आए उस क्विज को परफॉर्म करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। जहां भी आप पीछे छूट रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कमी रह जा रही है, उस कमी को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और जितना जो हमारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जो मेन यूट्यूब चैनल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर वीडियोस को कंप्लीट देखिए, ठीक है। अपनी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई कमी छोड़िए मत। तो इसी मैसेज के साथ अब जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। अब इसका एक उपग्रह है ज्ञानीमीड, इसका रंग कैसा है? लाल है, हरा है, गुलाबी है या फिर पीला है? तो आंसर क्या होगा इसका? पीला, येलो कलर का है ये ज्ञानीमीड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर दिया हुआ है आपको कि निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? अब ये एटना है, स्ट्रोम्बोली है, कोलिमा है या फिर ये फ्यूजियामा है? तो पहली बात इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, चाहे हम इटली उसकी स्ट्रोम्बोली की बात करें या फिर हम बात करें एटना की, तो दोनों ही ये कहाँ पर हैं? इटली में है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कोलिमा की, तो कोलिमा ये आपका कहाँ पर है? ये है आपको पड़ता है मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको का है ये। और फ्यूजियामा ये तो आप समझ ही गए होंगे, फ्यूजियामा कहाँ का है? जापान का। तो इनकी लोकेशन भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए इसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अब सक्रिय नहीं है वो कौन सा है? आपका फ्यूजियामा, जापान वाला, ये यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, चाहे एटना की बात करें या स्ट्रोम्बोली की या फिर कोलिमा की, ये तीनों ही कैसे हैं? एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि मैकाल पठार निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मैकाल प्लेट्यू लोकेटेड? अच्छा, मैकाल पहाड़ियों की बात करें, इनका जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? आपका अमरकंटक। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरी बात, अब इसकी लोकेशन की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उड़ीसा, तो सही आंसर क्या होगा आपका? छत्तीसगढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अरावली पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर ये निम्न में से कौन सा है? अमरकंटक है, धूपगढ़ी है या फिर ये आपका गुरु शिखर है या फिर डोडा बेटा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? थर्ड वन, यानी कि गुरु शिखर जो है वो हाईएस्ट पीक है अरावली हिल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जलोढ़ मिट्टी यानी कि जो एलुवियल सॉइल होती है, इसमें किसकी बहुलता होती है? मतलब कौन सी यहाँ पर है, चाहे पोटाश की बात करें, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की या फिर ह्यूमस की, तो किसकी बहुलता होती है? अब ये आपको बताना है। तो सही देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा? पहला वाला, यानी कि पोटाश, इसकी यहाँ पर बहुलता होती है एलुवियल सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में नहीं है? अब ये कोलेरू झील है, वेम्बनाड है, अष्टमुडी है या फिर पेरियार? तो ये जो तीनों है, चाहे वेम्बनाड की बात करें या अष्टमुडी की या फिर पेरियार, ये तीनों ही केरला में है। वही कोलेरू झील की बात करें तो ये केरला में नहीं है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश की ये एक झील है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया जो कर होता है वो कौन सा होता है? इसको क्या बोला जाता है? एस्टेट टैक्स बोला जाता है, टैरिफ बोलते हैं, सेल्स टैक्स बोलते हैं या फिर इसमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? टैरिफ, ठीक है। टैरिफ जो है वो यहाँ पर सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी महिला संविधान सभा में शामिल नहीं थी? अब ये सुचेता कृपलानी है, रेणुका राय हैं, अरुणा आसफ अली हैं या फिर ये जी दुर्गाबाई है? तो देखिए टोटल 15 वुमेन्स थी जिनका रोल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो अरुणा आसफ अली जो हैं वो यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। मतलब ये हमारा सही आंसर आएगा। और एक चीज़ यहाँ पर और याद रखना है, जो ये 15 वुमेन्स थी उसमें सुचेता कृपलानी थी, रेणुका राय थी, जी दुर्गाबाई थी। इनके अलावा अगर हम बात करें तो अम्मू स्वामीनाथन थी और एनी मस्करिन थी, ठीक है। बेगम
एजाज रसूल थी। इस तरीके से 15 वुमेन्स हैं, इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, फीमेल, जिन्होंने मतलब कंट्रीब्यूट किया था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात करेगी पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है यानी कि एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी है, 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 9 है, या फिर ये 12.3 है। तो सही आंसर क्या आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब किसी भी चीज़ को अगर इतने वेग से फेंका जाएगा तो पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आएगी। इसके बाद आगे चले, अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि निम्न में से कौन सी नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। अब कौन सा है जो कि नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब इसमें जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं आपका कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम सल्फेट। तो आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ वन, यानी कि पोटेशियम सल्फेट जो है वो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। इसके बाद अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 1 GB, इसमें मतलब ये जो है वो किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के, 1024 किलो बाइट के, 1024 मेगाबाइट के, या फिर 1024 टेराबाइट के। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1024 मेगाबाइट। तो इसके साथ ही आपका ये जनरल नॉलेज वाला सेक्शन यहीं पर एंड हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है आपका मैथ का पोर्शन। मैथ के पोर्शन के पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक टर्म दे रखा है K3562 अब ये जो टर्म है, इस टर्म में k की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, जबकि ये टर्म 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी वाला रूल हमारा क्या कहता है कि जो इवन प्लेसेस पर नंबर है उनका और जो ऑड प्लेसेस पर नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो अगर 11 से डिविजिबल है तो कोई भी टर्म जो है वो 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इवन प्लेसेस पर जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके, k है, 5 है और 2 है। ठीक है, यानी कि k+7 ये वैल्यू निकल के आएगी। ऐसे ही ऑड प्लेसेस की बात करें तो 3, 6 और 4, तो ये कितनी आ जाएगी, 13। अब ये जो डिफरेंस है k+7 और -13 ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से। वो किस केस में होगा, जब ऊपर जो है आपकी वैल्यू 0 हो जाए, तो 0/11 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर कब होगा, जब k की वैल्यू हम क्या रख दें, 6 रख दें, तो 6 + 7 ये कितना हो जाएगा, 13 -13, तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 6 आएगा, और वो यहाँ पर गिवन नहीं था, तो 6 यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 6। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात बोली गई है कि वह न्यूनतम प्राकृतिक संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसे 1372 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। यानी कि एक जो है पूर्ण घन संख्या प्राप्त करनी है, 1372 में ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे पहले अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1372 की, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये कितनी आएगी आपकी, 2744। अब अगर 2744 की बात करें तो आप इसको देख लीजिए कि ये किसका जो है क्यूब रूट है। अब ये किसका क्यूब बनेगा, ये बनेगा आपका 14 का। ठीक है, 14 का क्यूब बनेगा ये, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2744। दैट मीन्स कि 1372 के साथ मल्टीप्लाई किसकी करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो डिज़ायर्ड कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा आपका 2। इसके बाद अब जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बात करी गई है कि 2 पेंसिलें 24 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर की हैं। यदि हम इन्हें बराबर साइज की बनाना चाहें तब समान साइज की पेंसिलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, न्यूनतम संख्या आपको निकालनी है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर आपको सिंपली एलसीएम निकाल देना है 24 और 42 का, और जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा 11 यहाँ पर इसका आंसर आएगा कि नंबर ऑफ जो पेंसिल्स हैं वो न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 11 होगी। ठीक है, करके देखिएगा, ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है आपसे कि एक पहिए की त्रिज्या जो है वो 1 सही 3/4 मीटर है। ये आपको रेडियस यहाँ पर गिवन कर दी। इसके बाद कह रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने पर वह कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, मतलब 11 किलोमीटर की डिस्टेंस इसको कवर अप करनी है। अब अगर आपको रेडियस दे रखा है दैट मीन्स कि आप सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि निकाल लेंगे। ठीक है, जब आप सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक चक्कर में, मतलब अगर ये एक पहिया है और यहाँ से ये पूरा एक चक्कर जब रिवॉल्व करेगा, तो इसे अगर इस तरीके से कर दे तो यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए चल गया, ठीक है, एक चक्कर में,
ठीक। तो टोटल कितना 11 किलोमीटर दे रखा है, तो जो परिधि आप निकालेंगे, जो सर्कमफेरेंस निकालेंगे, उस 11 किलोमीटर को इस परिधि से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे, कितने यहाँ पर चक्कर इसको लगाने होंगे, और जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा, ये 1000। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 600 छात्रों ने भौतिकी और रसायन विज्ञान की परीक्षा दी। 35% छात्र भौतिकी में अनुत्तीर्ण हुए और 45% छात्र रसायन विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, और रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले 40% छात्र भौतिकी में भी उत्तीर्ण हुए। तो आपको बताना है कि दोनों में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कितने छात्र ऐसे थे जो कि फेल हो गए दोनों ही सब्जेक्ट में, चाहे हम बात करें फिजिक्स की या फिर हम बात करें केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक छोटा सा टेबल इसको बना सकते हैं। यहाँ पर लाइक अगर हमने बना लिया कि जो रिजल्ट है यहाँ पर अगर हम मान लें कि फेल्ड कैंडिडेट और यहाँ मान लें पास कैंडिडेट, यहाँ पर फिजिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो फेल हुए फिजिक्स में वो कितने हैं, 35%, और जो फेल हुए केमिस्ट्री में वो कितने हैं आपके 45%। इसके बाद जो पास कैंडिडेट हैं आपके फिजिक्स के वो कितने हैं आपके 65%, और यहाँ पर कितने हैं 55%। ठीक है, ये एक चीज़ है जो कि यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 55% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं केमिस्ट्री में, यानी कि 600 का जो 55% है ये आप निकाल दीजिए यहाँ पर, तो आपको जो कैंडिडेट पास हुए केमिस्ट्री में उनकी वैल्यू मिल जाएगी। और जब वो वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसके बाद 40% वो बच्चे हैं जो कि पास हुए केमिस्ट्री में, ठीक है, और वही बच्चे फिजिक्स में भी पास हुए, जो यहाँ पर ये आपको टर्म दे रखा है ना यहाँ पर कि 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फिजिक्स में भी उत्तीर्ण हुए और केमिस्ट्री में भी उत्तीर्ण हुए। तो दोनों में जो उत्तीर्ण हुए बच्चे उनकी संख्या आप निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब अब आपको दो यहाँ पर वैल्यूज पता चल गई, एक तो वो कि जो केमिस्ट्री में पास हुए 55% उनकी आपने वैल्यू निकाल ली, और दोनों सब्जेक्ट्स में जो पास हुए उनकी आपने वैल्यू निकाल ली। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि उन लोगों की उन बच्चों की परसेंटेज निकालनी है, मतलब वो परसेंट निकालना है कि जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए, यानी कि जो आपने यहाँ पर ये नंबर निकाल लिया, ठीक है, कि दोनों में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे पास हुए दोनों सब्जेक्ट में। अब इसको परसेंटेज की फॉर्म में निकाल लीजिए, क्योंकि टोटल बच्चे आपको पता है, तो टोटल बच्चों का कितने % बच्चे दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए, यहाँ से आपको एक परसेंटेज मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट मेन काम रह जाएगा इसमें वो ये रह जाएगा कि जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स की जो कि पास हुए या तो फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर दोनों, ठीक है, तो वो टोटल पास की संख्या कैसे निकालेंगे कि सारी परसेंटेज जितने जितने पास वाले हैं, जैसे 55% हमने देखा था अभी किसमें पास हुए थे, जो आपका केमिस्ट्री वाला था, ठीक है, ऐसे ही 65% जो बच्चे पास हुए थे वो किसमें हुए थे, फिजिक्स में हुए थे। सबसे पहले हमने टेबल बनाई थी, और बाद में जो अभी हमने परसेंटेज निकाली कि कितने हैं जो कि दोनों में पास हुए, तो 65 और 55% को जोड़ देना है, और जो कॉमन है यानी कि जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए उसको यहाँ पर घटा दीजिए, तब आपके पास वो परसेंटेज आ जाएगी जिसमें दोनों ही मतलब सब्जेक्ट में बच्चे पास नहीं हुए। तो ये जो परसेंटेज आए उस परसेंटेज को आप किसमें नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब 600 का जो यहाँ पर परसेंट आएगा वो परसेंट यहाँ पर निकाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जिसमें दोनों ही सब्जेक्ट में बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर निकल के आएगा ये आपका कितना आएगा, मतलब ये इसमें से कोई ऑप्शन नहीं हुआ, यानी कि कोई नहीं जो है, फोर्थ वन जो है वो आपका आंसर रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लेखपाल और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो पेड कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है उसको परचेज करने के लिए आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर का ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स को परचेस करिए, क्योंकि इससे आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, और एंड आई होप कि आपको जरूर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए परीक्षा में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से इसको परचेस करिए, और उसके बाद जो है आप ये जो वीडियोज आ रहे हैं इनको जरूर देखिए, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर इसको भी जरूर परफॉर्म करके देखिए। ठीक है, और अगर आप परचेज नहीं कर सकते, इतना मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी ज्ञान सर ने यहाँ पर एक फ्री इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये ऊपर वाला लिंक आपका लेखपाल के लिए है और नीचे
वाला आपका यूपीपीसीएस प्री 2022 के लिए है। अब इनको सिर्फ आप ज्वाइन मत करिएगा, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्टिव मेंबर यहां पर बनिएगा, पैसिव मेंबर मत बनिएगा। मतलब सिंपली ये मत करिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया बस बात खत्म हो गई। डेली जो यहां पर क्विज आए उस क्विज को परफॉर्म करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। जहां भी आप पीछे छूट रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कमी रह जा रही है, उस कमी को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और जितना जो हमारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन यूट्यूब चैनल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर वीडियोस को कंप्लीट देखिए, ठीक है। अपनी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई कमी छोड़िए मत। तो इसी मैसेज के साथ अब जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बोला गया है कि एक दुकानदार 500 ग्राम के स्थान पर 460 ग्राम के वजन का यूज कर रहा है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो आपको बताना है परसेंट प्रॉफिट। तो इसमें सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कितना आ जाएगा 440 और नीचे कितना आ जाएगा आपका ये 460 गुणा 100। अब ये जो निकल के आएगा ये कितना आएगा आपका 8 सही 16/23%, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक फुटकर विक्रेता ने 20 किलोग्राम चाय 10% छूट पर खरीदी। इसके अलावा 20 किलोग्राम चाय की खरीद पर थोक विक्रेता द्वारा उन्हें 1 किलो चाय और दे दी गई फ्री में, ठीक है। अब वह एक ग्राहक को सारी चाय अंकित मूल्य पर बेचता है। दैट मीन्स टोटल अगर हम चाय की बात कर लें तो दुकानदार के पास चाय कितनी आई, 20 किलोग्राम उसने परचेज करी, ठीक है। इसके अलावा उसे 1 किलोग्राम चाय और दी गई फ्री में, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 21 किलोग्राम चाय थी। मतलब इसको अगर मान लीजिए हर 1 किलोग्राम की जो कॉस्ट है वो 1 रुपये, तो 21 रुपये की चाय थी। अब इसने उसे करा क्या, उसने 10% की उसे छूट मिली थी। मतलब 20 किलोग्राम की चाय पर इसे 10% की छूट मिली। मतलब हर 1 किलोग्राम की जो चाय है, मतलब इसको अगर हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया तो इसका 10% कितना हो जाएगा 20 का 10% हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यानी कि 20 रुपए की चाय अगर थी, 20 रुपए की चाय पर उसे कितना डिस्काउंट मिला 2 रुपए का, मतलब 18 रुपए की इसको चाय पड़ी, ठीक है। और 1 किलोग्राम इसको फ्री में मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कितनी इसको कॉस्ट पड़ी 18 रुपये का कॉस्ट प्राइस पड़ा इसे। और इसने बेचा कितने में 21 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ जाएगा 3 रुपये का आ जाएगा। और ओरिजिनल प्राइस कितना था 18 था, गुणा 100 कर दीजिए तो यहाँ पर 16 सही, या फिर आप समझिए तो 16.66% जो होगा वो इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी कि थर्ड वन जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करेगी एक सम चतुर्भुज के विकर्ण यहाँ पर दे रखे हैं 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इसका आपको परिमाप निकालना है। तो रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस में क्या होता है, इसकी साइड सारी बराबर होंगी, ठीक है। और ये रहे इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन 90 डिग्री पर डायगोनल काटते हैं, ठीक है। तो एक डायगोनल की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर दे रखी है और दूसरे डायगोनल कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस डायगोनल की हेल्प से आपको यहाँ पर इसकी ये निकालनी है, साइड निकालनी है। साइड पता चल जाएगा तो आप परिमाप निकाल लेंगे। तो सॉल्व करके देखिएगा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो उसके परिबद्ध जो वृत्त है उसकी परिधि क्या होगी, ठीक है। मतलब एक ये यहाँ पर वर्ग दिया हुआ स्क्वायर है, अब इसके चारों तरफ एक ये सर्किल बना दिया, ठीक है। अब इसकी जो साइड दे रखी है कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर ये वृत्त का हम सेंटर मान लें, क्योंकि ये आपका जो वर्ग है इसका जो ये पॉइंट है और जो वृत्त है वृत्त की परिधि पर ही होगा, तो ये क्या होगी रेडियस होगी। ये आपको पता है कितना है 24 है। तो अगर इसको नीचे ड्रॉ कर ले तो ये हो गया डायामीटर, ये आपको पता है 24, ये आपको पता है 24, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ये जो इसका डायगोनल है ये डायगोनल पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर हम कहें तो डायमीटर आपको पता चल जाएगा। जब आपको डायमीटर पता चल गया, या फिर आप सिंपली समझिए तो ये आप इस स्क्वायर का डायगोनल है, ठीक है। भुजा आपको पता है, डायगोनल आपको पता चल गया, डायगोनल पता चल गया तो वही क्या है डायमीटर है सर्किल का। तो सर्किल का डायमीटर पता चल गया, हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा उसका जो रेडियस है। तो वहाँ से आप सिंपली इसकी परिधि निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका, आंसर आएगा 24/√2 पाई। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो आपको त्रिभुज की अंतर त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज, ये समझिए ये एक त्रिभुज है, इसका कर्ण ये 13 है। दैट मीन्स की बेस या फिर लंब, इसमें तो कोई एक 5 होगा और एक होगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंतर त्रिज्या का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका P + B - H/2
2, ठीक है, यानी कि जो बेस है और जो लंब है इन दोनों को ऐड करिए और हाइपोटेन्यूज यानी कि जो कर्ण है उसमें से उसको घटा दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है कि दो संकेंद्रित वृत्त हैं जिनके क्षेत्रफल कितना है, 9 और 12 के रेशो में है, ठीक है, और उनके व्यास जो है वो व्यास यहाँ पर दिया हुआ है कि वो कितना है, उस व्यासों का अंतर 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बाहरी वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि एक मान लीजिए पाई R1 स्क्वायर, मतलब पहले वाले का एरिया, दूसरे वाले का एरिया, ये 9 और 16 के रेशियो में दे रखे हैं। तो यहाँ से आप R1 और R2 का रेशियो निकाल सकते हैं। जब R1 और R2 का रेशियो आ जाएगा दैट मीन्स कि आपने डायमीटर D1 D2 इसका रेशियो निकाल लिया, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ से आपको डायमीटर का वो मिल जाएगा कि क्या उसका वो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको अल्टीमेटली रेडियस पता होनी चाहिए। तो डायमीटर का रेशियो आपको पता चल गया और डायमीटर का रेशियो पता चल गया, डिफरेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ से आप D1 और D2 की दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे ही आपने D1 D2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जिसकी भी डायमीटर बड़ा है जिसका, ठीक है, तो उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग आप उसकी त्रिज्या निकाल लीजिए 2 से डिवाइड करके, और उसके बाद सिंपली उसका आप एरिया फाइंड कर लेंगे और आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 64 पाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² - 5 = 4x। अब इसको आपको सॉल्व करना है और x की जो मान है वो आपको निकालने हैं, और ये इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखिएगा आंसर कितना आएगा, -4 और 8। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करिए k का मान ज्ञात कीजिए जिससे द्विघात समीकरण के मूलों का योग मूलों के गुणनफल के समान हो जाए। अब ये आपको एक यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, और मूलों का योग की अगर हम बात करें तो मूलों का जो योग होता है वो कितना होता है, -b/a, और जो मूलों का गुणनफल होता है वो c/a होता है, ठीक है। मतलब जो आपको पता होगा ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि ax² + bx + c। अब यहाँ पर जैसे दे रखा है, ये x² के साथ में कितना है, k+1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a = हो जाएगा आपका k+1। ऐसे ही b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 2k, और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4। अब ये ABC तीनों की वैल्यूज यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर ये हो गया आपका सम ऑफ रूट्स और ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गई। अब दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अब जो भी आपका आंसर निकल के आएगा उसको देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -2। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि उस वृत्त का व्यास आपको ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब एक वृत्त का व्यास आपको ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर वाले दो छोटे छोटे वृत्त हैं जिनके एरिया के इक्वल है। मतलब ये मान लीजिए इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये इसका व्यास दे रखा है, दैट मीन्स आपको त्रिज्या दे रखी है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या, इसका यहाँ पर ये क्या निकालना है, व्यास निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस को रिमूव करके हटा के क्या लिख सकते हैं आप, d/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई तो हट ही जाएगा सब में से। इधर कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस इधर कितना हो जाएगा R2 स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आंसर के अंदर निकल के आएगा आपका 52। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई एक समचतुर्भुज है जिसके सभी शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है यहाँ पर, और वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो कितना है 1256। मतलब ये यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल के अंदर एक समचतुर्भुज बना हुआ है, इसके सभी शीर्ष कहाँ पर हैं, वृत्त पर हैं। तो अगर आपको ये रेडियस पता चल जाए, ठीक है, रेडियस पता चल जाएगी, दैट मीन्स कि आपको ये पूरी डायगोनल पता चल जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जब आपको ये एक चीज़ पता चल गई उसके बाद आपका काम जो है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है, काम ईजी हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको जो ये समचतुर्भुज रोम्बस दे रखा है, यहाँ पर D1 और D2 की वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी, और D1 और D2 की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो उसके बाद आपका काम सॉल्व हो गया। आपको सिंपली एरिया निकालना है, एरिया इक्वल्स टू कितना होता है, हाफ D1 D2 किसका, रोम्बस का। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका
800 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, यहाँ पर मीन की वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर पहले ही मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करना होता है, आपको इधर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इधर ये आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एफ एक्स निकालना होगा, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर लिखते जाइए, ठीक है, यहाँ पर लिखते जाइए। उसके बाद समीशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि इन सबको जो आपने मल्टीप्लाई कर लिए सबको ऐड कर दीजिए, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी ये ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगा आपका समीशन ऑफ एफ, यानी कि इन सब का एडिशन, इन सब का एडिशन नीचे रखिए, किसके बराबर होगा, जो मीन वैल्यू दे रखी है, यानी कि यहाँ पर जो मीन वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, इसके इक्वेट कर दीजिए और इसको जब सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें, अब यहाँ पर क्या है, एक तरफ वेट दे रखे हैं, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, आपको मीन वैल्यू यहाँ पर बतानी है या फिर मीन वेट बताना है। तो देखिए अब यहाँ पर ये नंबर्स ज़्यादा हैं, तो इसमें क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं किसी एक वैल्यू को स्टैंडर्ड, मतलब उसको आप मीन वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए 72 को हमने यहाँ पर क्या करा है, एज्यूम करा है एक अप्रॉक्सीमेट मीन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक और कॉलम बनाना होगा जिसमें आप D1, ठीक है, D1 या फिर DI कुछ भी समझ लीजिए, इसमें आप कौन सी वैल्यू लिखेंगे कि XI माइनस A। XI माइनस A का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये है XI। अब इसमें से जो आपने वैल्यू ले ली 72, इसको आपने मान लिया कि ये मीन वैल्यू है, इसमें से घटाना है, मतलब 67 माइनस 72 आएगा, यहाँ पर माइनस 70 करेंगे, यहाँ पर माइनस 72 करेंगे, यहाँ पर माइनस 72 करेंगे, यहाँ पर भी माइनस 72 करेंगे, ठीक है। तो इन सब में माइनस 72 करेंगे। अब जो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी -5, इधर आ जाएगी -2, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 3। अब इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब 4 इंटू -5 कितना आ जाएगा -20, यहाँ पर कितना आ जाएगा -6, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब इन सबको यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो समीशन निकल के कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका FI/DI, पहले XI निकालते थे, अब DI निकाल रहे हैं, सिंपली कितना हो जाएगा 21। अब ये जो वैल्यू आ गई आपकी 21, अब इसके बाद जो हमारा पहले फॉर्मूला लगाते थे मीन का, सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही करना है। सो अब जो मीन की वैल्यू हो जाएगी, मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो आपका एज्यूम्ड फ्रीक्वेंसी है इसको लिखना है, प्लस आप क्या करेंगे समीशन ऑफ FI/DI अपॉन जो मतलब n है, यानी कि जो ये सारी फ्रीक्वेंसी है इनका सम, ये जो सम है ये कितना निकल के आएगा आपका, ये 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो मीन की वैल्यू है वो कितनी थी 72, जो एज्यूम्ड मीन था, प्लस जो FI/DI जिसकी अभी हमने वैल्यू निकाली, ये जो वैल्यू निकल के आई कितनी आई थी हमारी -21 अपॉन कितना आ जाएगा n, दैट इज 12। तो इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 70.25, यानी कि 4th वन जो है वो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर ये देखिए एक आपको गैपिंग करके दिया हुआ है कि 0 से 20, 20 से 40, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें भी आप एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो ये क्लासेस वाली एक कॉलम रहेगा, इसके बाद एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम रहेगा, ठीक है, या फिर इससे पहले एक मिड वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, ठीक है। मिड वॉल्यूम कैसे, मतलब 0 से 20 है तो इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। दूसरी वैल्यू 20 से 40 दे रखी है, इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी, इसकी हो जाएगी 30। इसके बाद 40 से 60 है तो इसके बीच में कितना आ गया 50। इस तरीके से एक यहाँ पर ये टेबल क्रिएट होगी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन है ये सारी, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी वाली टेबल यहाँ पर लिख लेंगे पूरी। इसके बाद फिर से वैसा ही करना है हमें कि DI इक्वल टू XI माइनस 50, मतलब एक हम एज्यूम कर लेंगे 50 को मान लेंगे हम कि ये मीन वैल्यू है, और उसके बाद DI की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब जब ये DI की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 50 हमने माना है इसमें से मतलब 10 में से -50 करेंगे, ठीक है, और इसके बाद ऐसे ही हम 30 में से -50 करेंगे, ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक और चीज़ ले लेंगे UI इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ये 0 से 20 वाला फिगर चल रहा है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दे रखी है। तो इसमें जो UI निकालेंगे ये कितना आएगा आपका XI माइनस 50 अपॉन 20, XI माइनस 50 जो एज्यूम्ड था अपॉन 20 क्या है, जो इंटरवेल है 0 से 20, 20 से 40 जो गैप है 20 का, उससे डिवाइड कर देंगे। XI माइनस जो आपका
जस्ट अ मोमेंट 50 था, ठीक है। सो इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपकी यूआई की वैल्यू फाइंड होगी और उसके बाद जो आखिरी ये कॉलम बनेगा वो बनेगा एफआई यूआई का, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब फाइनली जो आपका आंसर निकल के आएगा, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 53। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन कहें इसे, और इन केस आप ना कर पाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या खुद ना समझ में आया हो तो फिर मैं इसको प्रॉपरली अलग से इसको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको फाइंड करनी है वैल्यू x की इफ द मोड यानी कि जो माध्यिका है वो कितने दे रखा है 25 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि भैया जो x है ये 25, अगर यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा टर्म किसकी आ रही है 25 की आ रही है, तो यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 जो होगा वो इसका मोड हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है DI का, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। सो DI के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 2007 में स्कूल C में दाखिल की गई लड़कियों की कुल संख्या उसी वर्ष A और B में जो लड़कियां दाखिल हुई थी, इनकी भर्ती हुई थी, उनकी कुल संख्या के बीच का अनुपात आपको निकालना है। मतलब ऊपर आपको रखना है स्कूल C और नीचे रखना है A और B का एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल C की बात करें तो ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये स्कूल C को डिनोट कर रही है। अब यहाँ पर 2007 में देखें तो यहाँ पर ये जो लड़कियों की संख्या है ये कितनी है आपकी 20, और A और B की ये जो यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं वो कितनी है 25 और 30, यानी कि कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के हो जाएगा 55। अब ये जो आपका रेशियो है 20/55 यही आपका आंसर आएगा, और ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका रेशियो निकल के 4 और 11, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि किस स्कूल में वर्ष 2008 और 2004 में भर्ती की गई लड़कियों की संख्या के बीच जो न्यूनतम अंतर है वो आपको बताना है। स्कूल आपको यहाँ पर बताना है 2008 और 2004 में न्यूनतम संख्या। अब 2008 और 2004 की बात करें, सबसे पहले ये रहा 2008, ये रहा आपका 2004, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है स्कूल A, B और C किसमें न्यूनतम यहाँ पर रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए और इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, और जो इसका आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, स्कूल A एंड स्कूल B बोथ। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है कि तीनों स्कूलों में मिलाकर वर्ष 2006 में दाखिल की गई लड़कियों की लगभग औसत संख्या कितनी है, ये यहाँ पर आपको निकालना है। सो 2006 की बात करें तो ये आपका 2006 है। अब यहाँ पर ये तीनों स्कूल की बात कर लें, इन तीनों स्कूलों की आप संख्या यहाँ पर ऐड करिए और ऐड करके उसका आप औसत निकाल दीजिए, मतलब डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका 20,800, यानी कि 2800 इसका आंसर आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करिए 2004 में इस तीनों स्कूलों में दाखिल की गई लड़कियों की कुल संख्या 2007 में स्कूल C में दाखिल की गई लड़कियों की जो कुल संख्या है उसका कितना प्रतिशत है, यानी कि 2007 और 2000 के बारे में आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2004 की अगर हम बात करें तो 2004 में ये 3 वैल्यूज आएंगी और इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा 20, 15 और 10, यानी कि 45,000। तो 45,000 हो गए 2004 में। और 2007 की अगर हम बात करें तो 2007 में कितनी ये वैल्यू आएगी निकल के आपकी 20, ठीक है। अब इसका आपको सिंपली परसेंटेज निकालना है, तो 45/20 गुणा 100 करिए और आपको मिल जाएगा आंसर। और आंसर कितना आएगा आपका तकरीबन 22.5 के आसपास आएगा, सॉरी 225 आएगा, 225, ठीक है। 225 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। सो इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है ये बात करी गई तीनों स्कूलों में मिलाकर दाखिल की गई लड़कियों की कुल संख्या किस वर्ष दूसरी सबसे अधिक थी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों जो स्कूल हैं हर एक साल का आपको सिंपली ऐड कर लेना है कि कितनी कितनी लड़कियों की यहाँ पर भर्ती हुई है। सो यहाँ पर आप ये आपका 2004 की बात कर लें, यहाँ पर ऐड करिए, यहाँ पर ऐड करिए, यहाँ पर ऐड करिए और यहाँ पर ऐड करिए, इन सबको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, सेपरेटली। और उसमें देख लीजिए कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट जो भी निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा आपका 2007, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैथ वाला सेक्शन एंड हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपके ग्राम समाज एवं विकास पर।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लेखपाल और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो पेड कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है उसको परचेज करने के लिए आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर का ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स को परचेस करिए, क्योंकि इससे आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है एंड आई होप कि आपको जरूर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए परीक्षा में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से इसको परचेस करिए और उसके बाद जो है आप ये जो वीडियोज आ रहे हैं इनको जरूर देखिए, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर इसको भी जरूर परफॉर्म करके देखिए, ठीक है। और अगर आप परचेज नहीं कर सकते हैं, इतना मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी ज्ञान सर ने यहाँ पर एक फ्री इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये ऊपर वाला लिंक आपका लेखपाल के लिए है और नीचे वाला आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए है। अब इनको सिर्फ आप ज्वाइन मत करिएगा, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्टिव मेंबर यहां पर बनिएगा, पैसिव मेंबर मत बनिएगा। मतलब सिंपली ये मत करिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया बस बात खत्म हो गई। डेली जो यहां पर क्विज आए उस क्विज को परफॉर्म करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। जहां भी आप पीछे छूट रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कमी रह जा रही है, उस कमी को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और जितना जो हमारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन यूट्यूब चैनल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर वीडियोस को कंप्लीट देखिए, ठीक है। अपनी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई कमी छोड़िए मत। तो इसी मैसेज के साथ अब जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम समाज के पहले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात करी गई कि निम्न में से किस प्रकार के विवाह में एक जोड़ी गाय और बैल भेंट स्वरूप दिया जाता है। अब ये आश विवाह है, देव विवाह है, पवित्र विवाह है या फिर ब्रह्म विवाह। तो सही आंसर क्या आएगा आपका आर्ष विवाह। इसमें एक जोड़ी बैल और मतलब गाय जो है वो दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। इसके लेखक कौन है। के.एम. कपाडिया, वेस्टरमार्क, हैरी एम जॉनसन या फिर बोगार्ड्स। तो सही आंसर क्या आएगा आपका के.एम. कपाडिया। इन्होंने लिखा है ये मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये जो बुक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत को गांव का देश कहा जाता है क्योंकि प्राचीन धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों इत्यादि में ग्रामीण जीवन के बारे में पता चलता है। दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% जनसंख्या गांव में निवास करती थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है लोहिया ग्रामीण आवास योजना ये किस वर्ष प्रारंभ की गई। 2011 में, 13 में, 15 में या फिर 17 में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस कमेटी की अनुशंसा पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसको स्टार्ट किया गया। संथानम कमेटी, आर.वी. गुप्ता कमेटी, अशोक देवलाई कमेटी या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका सेकंड वन यानी कि आर.वी. गुप्ता। इसी कमेटी की अनुशंसा पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है निम्न में से कौन खसरा और खतौनी तैयार करता है। लेखपाल, तहसीलदार, राजस्व अधिकारी या इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका लेखपाल। खसरा और खतौनी को तैयार करने का काम कौन करता है लेखपाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किसी जोत में या उसकी सीमा पर विधि पूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत का खर्चा कौन करता है। नगर पंचायत, जिला पंचायत, जोतदार या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा जोतदार। ये जो खर्चा होता है कौन करता है जोतदार करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कलेक्टर द्वारा तैयार किए गए रजिस्टर जिसमें जिले के समस्त ग्रामों की सूची होती है निम्न में क्या दिखाया जाता है। ऐसे क्षेत्र जो नदी बहाव से प्रभावित हों, ऐसे क्षेत्र जिसमें अनिश्चित खेती होती हो या फिर ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। यहाँ पर है ग्राम राजस्व समिति, इसमें कितने से अनधिक सदस्य होते हैं 3, 4, 5 या 6। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 5 यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि प्रशासनिक सदस्य के रूप में वह व्यक्ति पात्र होगा जिसने आयुक्त के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण ना किया हो। दूसरा स्टेटमेंट है कि न्यायिक सदस्य के रूप में वह व्यक्ति पात्र होगा जिसने कलेक्टर के पद से अन्यून श्रेणी का पद जो है उसको धारण ना किया हो। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है।
सो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा दोनों ही स्टेटमेंट, चाहे पहले की बात करें चाहे दूसरे की, दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, तो दोनों जो है वो यहाँ पर इसका आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्राम पंचायत में डैश या उससे अधिक जनसंख्या होना आवश्यक है। अब ये 500 की रेंज है, 1500, 5000 या फिर 1000, मतलब कम से कम 1000 या उससे ज़्यादा जनसंख्या होना आवश्यक है ग्राम पंचायत डिक्लेयर होने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का उद्देश्य है। पहला, सभी सदस्यों को उनके अधिकार और शक्तियों से अवगत कराना। दूसरा, जन विकास के कार्यों एवं रखरखाव की योजना बनाना। तीसरा, ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ वन, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल मापने का मात्रक है। अब ये गज है, गिरह है, जरीब है या फिर बिस्सा। तो सही आंसर क्या होगा, जो क्षेत्रफल की मपाई के लिए यूज होता है वो क्या है आपका, बिस्सा। इसका यूज करा जाता है क्षेत्रफल नापने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक कंचवासी कितने विश्वासी के बराबर होता है, 20, 1/20, 10 या फिर 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। अब ये IBM है, ओरेकल है, NIC है या फिर TCS। तो सही आंसर क्या होगा आपका, थर्ड वन, यानी कि NIC। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भू अभिलेखों का रखरखाव, इसका जो उत्तरदायित्व होता है ये किसका, कमिश्नर का होता है, कलेक्टर, अभिलेख अधिकारी या फिर तहसीलदार। तो सही आंसर क्या होगा आपका, कलेक्टर। भू अभिलेखों का अनुरक्षण, इसका काम किसका है, कलेक्टर का। नेक्स्ट है आपका, बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करने का कार्य राजस्व विभाग का कौन सा अनुभाग करता है, 1, 10, 11 या फिर 12। कौन सा अनुभाग है राजस्व विभाग का जो ये चीज़ की निगरानी करता है या समीक्षा करता है, तो वो क्या है आपका, अनुभाग 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विनोबा भावे द्वारा चलाए गए भू आंदोलन का प्रारंभ निम्न में से कहाँ पर हुआ था, मसूलीपट्टनम में, नालगोंडा में, करीमनगर या फिर निज़ामाबाद। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड वन, यानी कि नालगोंडा। यहाँ से स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने भू आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है निम्न में से किसने ग्रामीण समाज को अतीत में बसा हुआ कहा। अब ये मदन वंदना है या रॉबर्ट फील्ड है, पीटर जैक है या फिर BK श्रीवास्तव। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, रॉबर्ट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 95 नंबर का, कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए साक्षरता का महत्व है जन्म दर कम करने में, लिंग अनुपात बढ़ाने में, विवाह आयु बढ़ाने में या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सामाजिक संरचना शब्द प्रतिपादित किया। हर्बर्ट स्पेंसर हैं, कूले हैं, रॉबर्ट फील्ड हैं या फिर पीटर जैक। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने आपका ये जो वर्ड है सामाजिक संरचना, इसका प्रतिपादन किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का, निम्न में से किस देश में जाति प्रथा पाई जाती है। ये भारत है, फिजी है, मॉरिशस है या फिर सभी। तो सही आंसर क्या आएगा, सभी, यानी कि इंडिया, फिजी, मॉरिशस सब में ही जाति प्रथा पाई जाती है, कास्ट सिस्टम। इसके बाद 98 नंबर का क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्न में से किस पर आधारित है। कृषि विकास कार्यनीति, औपचारिक ऋण, कृषि विस्तार या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द एबव जो होगा वो यहाँ पर आंसर रहेगा। इसके बाद 99 नंबर के क्वेश्चन की बात करें कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल निगरानी रखने योग्य लक्ष्य निम्न में से किससे संबंधित हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, बाल मृत्यु दर में गिरावट या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर भी इसका आंसर रहेगा। इसके बाद आज का जो आखिरी क्वेश्चन है ये है आपका, भारत में गरीबी हटाने संबंधी कार्यनीति में शामिल क्या है। आर्थिक समृद्धि, बुनियादी न्यूनतम सेवाओं का प्रावधान, प्रत्यक्ष रूप से लक्षित गरीबी हटाओ आंदोलन या फिर उपरोक्त तीनों। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, उपर्युक्त तीनों। ये तीनों ही यहाँ पर सही होंगे। तो इसके साथ ही ये वाला हमारा टेस्ट यहीं पर एंड हो रहा है। आपका स्कोर क्या रहा था कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कैसा आपको ये टेस्ट लगा, इसका लेवल कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर इसके लिंक को शेयर करिए ताकि और लोग भी इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहला काम आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको सर्कुलेट करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।